नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आपका स्वागत है। रेल किराया और भाड़ा बढ़ाकर मोदी सरकार ने रेल बजट से पहले ही लोगों को कड़वी दवा पिला दी थी। अब रेल बजट पेश होने से ठीक पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आरोप लगाया है कि रेल किराया मजबूरन बढ़ाया गया क्योंकि मनमोहन सरकार ने रेलवे का बंटाधार कर दिया था। क्या महंगी रेल में सुविधाओं की सौगात दे पाएगी मोदी सरकार? आज इसी पर होगी बड़ी बहस, लेकिन पहले इस वक्त की बड़ी खबर। वित्त मंत्री ने यूपीए सरकार पर फोड़ा महंगाई का ठीकरा, कहा बड़ा रेल किराया यूपीए सरकार के खाते का कड़े फैसले नहीं लेते तो हो जाता चक्का जाम। महंगाई पर संसद से सड़क तक संग्राम, कांग्रेस ने की रेल किराया और पेट्रोल के बढ़े दाम वापस लेने की मांग, जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। लोकसभा में नेता विपक्ष पर सरकार कांग्रेस में ठनी, सोनिया ने कहा पद के लिए कांग्रेस हकदार। आनंद शर्मा बोले सभी विकल्प खुले, स्पीकर पर लगाया बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप। संघ प्रवक्ता राम माधव को मिलेगी बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी, सूत्रों से खबर। पार्टी में होंगे संघ के नुमाइंदे, संगठन का देखेंगे कामकाज। गरीबी के नए पैमाने पर सियासी बवाल, रंगराजन कमेटी ने शहरों में 47 और गांवों में 32 रुपए रोजाना खर्च करने वालों को नहीं माना गरीब। और शरीयत अदालतों को कानूनी मान्यता नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पाबंदी लगाने से इनकार, कहा किसी तीसरे पक्ष की अपील पर न जारी करे फतवा। मंगलवार को मोदी सरकार का पहला रेल बजट पेश होने वाला है और उससे ठीक पहले रेल को लेकर संसद में राजनीति गर्मा गई। मुद्दा महंगाई का था, जिसे मोदी सरकार अपने सबसे बड़ी चिंता बताती है। विपक्ष ने सरकार को इस बात पर घेर लिया है कि जब महंगाई रोकने की इतनी ही फिक्र है तो फिर रेल बजट से पहले रेल किराया भाड़ा क्यों बढ़ाया गया। जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसका ठीकरा मनमोहन सरकार के सिर फोड़ दिया। जेटली का कहना था कि रेलवे की हालत इतनी खस्ता थी कि किराया भाड़ा बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या मनमोहन सरकार ने रेल का बंटाधार कर दिया? मोदी की रेल महंगी हो गई तो क्या सुविधाएं भी बढ़ेंगी? गाड़ी नंबर भारतीय रेल और रेल यात्रियों की ये तस्वीर क्या बदलेगी? यात्रीगण कृपया ध्यान। ये सवाल हर उस शख्स के जहन में है जिसके लिए रेल से सफर करना कभी जरूरी तो कभी मजबूरी होता है। मोदी सरकार के रेल मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा अपने पहले रेल बजट के साथ तैयार हैं। Tomorrow we are going to present the. मोदी सरकार के रेल मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा अपने पहले रेल बजट के साथ तैयार हैं। Tomorrow we are going to present the budget. As soon as the budget is presented, all the things inside the budget that will appear and it will reach to each and every person. Even Twitter account is also opened, and through Twitter also all the messages will be sent across the country. मंगलवार को सदानंद गौड़ा के पिटारे से रेल यात्रियों के लिए कौन सी सौगात निकलेगी ये तो नहीं पता, लेकिन रेल यात्रियों को ये उम्मीद जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वादा निभाएंगे और रेल यात्रियों के भी अच्छे दिन आएंगे। अब दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, किराया भी अभी 14% बढ़ा हुआ है, तो उस पर कम से कम रोक लगे जिससे आम आदमी रेल यात्रा कर सके और जनजीवन सही से चल सके। कैंटीन में खाना मिलता है, बहुत ही घटिया खाना मिलता है, इसको सुधार होना चाहिए। महंगा भी एक है। 14% बढ़ाया, आप 5%, 6% और बढ़ा लीजिए, लेकिन सुविधाएं बढ़ाइए। हाँ, हम हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, तो हाई स्पीड ट्रेन तो चलाई जा सकती है, लेकिन पटरियां तो वही है रेलवे की। तो रेलवे की पटरियां और रेलवे का जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है वो अच्छे से काम करे ताकि रेल सिक्योर रहे। रेल यात्रियों का कहना है कि मोदी सरकार ने जिस तरह से रेल किराया भाड़ा बढ़ाया है उसे बर्दाश्त करने के लिए जरूरी है कि रेल यात्रियों के लिए सुविधाएं भी बढ़ाई जाएं। रेल यात्रियों की चाहत बहुत ज्यादा नहीं है,
वो तो बस इतना ही चाहते हैं कि उन्हें जरूरत पर कंफर्म टिकट मिल जाए। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में साफ सफाई हो और वो सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। आप बाथरूम में जाओ तो नाक मुंह बंद करके जाओ एकदम से। दिल्ली भोपाल में, और जितनी बार मैं चढ़ती थी उतनी बार मुझे थोड़ा बहुत डिटोरेशन दिखाई देता ही था हर बार, खासतौर पर टॉयलेट्स। रेल बजट से ठीक एक दिन पहले विपक्ष ने संसद में मोदी सरकार का कड़ा टेस्ट लिया। नकवी साहब, आपका समय खत्म हो गया। आप बेहतर होता। आज जो है आपने जो है एलपीजी के विपक्ष ने मोदी सरकार से सीधा सवाल पूछा कि आखिर बजट से ठीक पहले रेल किराया भाड़ा बढ़ाने की जल्दबाजी क्यों थी। रेल की बजट आ रही है कल, उससे पहले 2 हफ्ते पहले आप बढ़ा देते हो रेल के दाम। आज के प्रधानमंत्री साहब, उनकी जो आदत है ट्वीट का, वन वे ट्रैफिक जो कम्युनिकेशन का है, उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि सत्र आने से पहले दाम बढ़ाना जो है ये गलत है, पार्लियामेंट्री परंपरा में बिल्कुल गलत है। उनके साथ 100% हमारी सहमति है, लेकिन वही काम किया क्यों आज? जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछली सरकार के सिर ठीकरा फोड़ दिया। ये जो भाड़ा बढ़ा है ये आपके खाते का है, हमारे खाते में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता वो आपको कल पता चलेगा। विरासत थी आपकी जो आप छोड़कर गए हैं। फिलहाल विपक्ष के तेवर से ना तो साफ है कि वो मोदी सरकार को आसानी से रेल किराया बढ़ाने नहीं देगी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि रेल मंत्री सदानंद गौड़ा सहूलियत की रेल चलाने के लिए फंड का जुगाड़ कहां से करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली का आरोप है कि यूपीए सरकार ने पिछले 10 साल में रेलवे को खोखला कर दिया। अब बड़ा सवाल यही है कि अगर रेलवे की हालत इतनी ही खस्ता है कि मोदी सरकार को बजट से पहले रेल किराया भाड़ा बढ़ाना पड़ा, तो फिर रेलवे को फिर से पटरी पर लाने के लिए मोदी सरकार कौन सी दवा पिलाएगी? क्या स्पीड, स्केल और स्केल का मोदी मंत्र रेलवे में भी लागू होगा, या फिर मोदी की रेल भी बस राजनीति की ही पटरी पर दौड़ेगी, जिसमें नई ट्रेनों का ऐलान होगा, पुरानी ट्रेनों के फेरे बढ़ेंगे और उसी अनुपात में बढ़ेंगी यात्रियों की दुश्वारियां। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि बढ़ा रेल किराया क्या यूपीए के खाते का था? क्या मनमोहन सरकार ने जो रेल किराया नहीं बढ़ाया या उसे पेंडिंग कर दिया, वो यूपीए का खाता रेल किराया आते ही एनडीए सरकार को बढ़ाना पड़ा? इसी पर होगी हमारी बड़ी बहस। और हमारे साथ नलिन कोहली जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस बहस में रहेंगे अखिलेश प्रताप सिंह जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। हमारे साथ रिटायर्ड फाइनेंशियल कमिश्नर रेलवे बोर्ड एनपी श्रीवास्तव साहब हैं। हमारे साथ एसके विज साहब हैं जो कि रिटायर्ड मेंबर इंजीनियरिंग रेलवे बोर्ड हैं। हमारे साथ प्रदीप सिंह साहब है, वरिष्ठ पत्रकार। प्रदीप सिंह साहब, सबसे पहले आपसे, क्या वाकई बढ़ा रेल किराया यूपीए के खाते का था? नहीं, देखिए, ये तो टेक्निकली तो बात सही है कि यूपीए के समय में बढ़ाया गया था, पार्लियामेंट में उसकी घोषणा हुई, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन मेरा कहना है कि इस सरकार को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी कि उन्होंने बढ़ाया था इसलिए हमारे सामने मजबूरी थी। मजबूरी तो कोई नहीं थी आपके सामने। अगर आप नहीं बढ़ाना चाहते थे तो न बढ़ाते, उस फैसले को बदल सकते थे। तो ये बात ज्यादा तर्कसंगत है कि रेलवे की स्थिति, आर्थिक स्थिति जो है उसमें रेल किराया बढ़ाना जरूरी हो गया था। उसके बिना रेल को चलाना, रेल की व्यवस्था को चलाना मुश्किल होता। पिछले 10 साल में रेल किराए में कोई बढ़ोतरी, मामूली एक बढ़ोतरी को शायद छोड़ दीजिए तो कोई बड़ी बढ़ोतरी हुई नहीं। बैकडोर से हुई जो भी बढ़ोतरी हुई। तो लालू प्रसाद यादव के समय किराया भले ही न बढ़ा हो, रेल यात्रा महंगी होती गई। अलग अलग तरीकों से उन्होंने जो है उसको निकाला कि तत्काल का रेट बढ़ा दिया, रिजर्वेशन चार्जेस बढ़ा दिए, रिटर्न टिकट आप अगर यहीं से ले रहे हैं, मान लीजिए चेन्नई का, तो उसका रेट अलग होगा। इस तरह कई तरह के काम करके उन्होंने रेल यात्रा को महंगा निश्चित रूप से किया। लेकिन एक बुनियादी सवाल है जिस पर सरकार को सोचना चाहिए कि रेलवे को किसी कॉरपोरेशन की तरह चलाना है, या रेलवे की जब स्थापना की गई थी, सरकार ने चलाने का फैसला किया, तो एक बात कही गई थी कि उसकी सामाजिक जिम्मेदारी भी होगी, यानी कि मुनाफे और घाटे इसकी चिंता नहीं करेगी,
रेलवे उन क्षेत्रों में भी जाएगी जहां घाटा होगा। तो ये अब तय करना है नए सिरे से बदली हुई परिस्थितियों में जो आर्थिक नीतियां अब देश में पिछले 20 साल से चल रही हैं उनमें कि रेलवे की भूमिका क्या होगी। क्या सामाजिक भूमिका खत्म हो जाएगी? क्या रेलवे में जो भी सर्विस जो लेता है उसको उसी जितना खर्च आता है उस पर उस अनुपात पे उसको भुगतान करना पड़ेगा? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर इस सरकार को एक नीति पत्र या अपनी नीतिगत घोषणा करनी चाहिए कि रेलवे को किस तरह से चलाना चाहती है। क्योंकि दुनिया भर में आप देखिए तो ज्यादातर जगहों में है, ये रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी लोग बैठे हैं, बताएंगे कि पैसेंजर फेयर जो है उससे सब्सिडाइज किया जाता है फ्रेट को। हमारे यहां उल्टा है, फ्रेट से पैसेंजर फेयर को सब्सिडाइज करते हैं और लंबे समय से करते चले आ रहे हैं। तो उसकी एक सीमा है कि भाई अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, यात्री सुविधाएं बढ़ानी है, तो पैसा कहां से आएगा? तो पैसे को लाने का कोई तो साधन होगा, और किराए बढ़ाए बिना पैसा कैसे आ सकता है उसका उपाय सरकार को सोचना चाहिए। रेलवे के पास सबसे बड़ा लैंड बैंक है, क्या उसका मोनेटाइजेशन होना चाहिए? क्या जिस तरह से एयरपोर्ट में पीपीपी मॉडल आया है या प्राइवेटाइज किया गया है, क्या रेलवे स्टेशंस के मामले में ऐसा किया जा सकता है? तो सरकार को कुछ इनोवेटिव तरीके खोजने होंगे रेवेन्यू जनरेट करने के। इनोवेटिव तरीके खोजने होंगे। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपके कर्म है जिसको ढो रही है एनडीए सरकार, ये कहना है। देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने अपने भाषण में क्या क्या कहा था, कभी चिलमन से वो जाके, कभी चिलमन से हम जाके, लगा दो आग चिलमन में, न हम जाके न वो जाके, ये शेर पढ़ा था उन्होंने। और अब तो ऐसा लगता है कि पूरे चिलमन में ही आग लग गई है। दीपक जी, ये बीजेपी पार्टी है, ये सिर्फ ब्लेम गेम खेलती है और सत्ता में आ गए फिर भी ब्लेम गेम जारी है। भाई आप मत मानो, आप इतने हिमायती हो तो आप रिजेक्ट कर दो, क्या जरूरत थी? कोई बाउंडेशन तो थी नहीं। और बीजेपी का जो चरित्र रहा है शुरू से इस देश में, वो हमेशा एंटी पुअर रहा है, प्रो पुअर कभी ये पार्टी जानी नहीं गई है। ये जो किराया बढ़ा है इसमें उसी समभाव से उन गरीब यात्रियों के साथ भी बढ़ाया गया है। अगर थोड़ी सी रहमत की होती कि चलो ठीक है अपर क्लास हायर क्लास में बढ़ाते हैं, लेकिन वो जो बेचारे जनरल में और 3 टियर में चलते हैं उनको भार थोड़ा कम डाल देते। दूसरी बात, जो रेलवे है ये इस देश की धड़कन कही जाती है। ये एयरपोर्टों से रेलवे और रेलवे स्टेशनों का मुकाबला या कंपैरिजन नहीं किया सकता। इसमें गरीब से गरीबतम आदमी इस रेल से यात्रा करता है, और सिर्फ एक प्रॉफिट मेकिंग यूनिट समझ के रेलवे को नहीं चलाया जा सकता है। रेलवे को एक दोनों तरह के बोझ झेलने पड़ते हैं कि एक सामाजिक दायित्व भी और घाटा भी न हो, ये दोनों का बैलेंस बना के चलना पड़ता है। रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है, चीजों को इसके एक्सपेंशन का बहुत जरूरत है। हमें रोजमर्रा की चीजों के लिए, अब देखिए मोदी जी की सरकार आई है, जो इस सरकार का या मोदी जी का या बीजेपी का पहले से ही एक सोच रहता है, अब कारपोरेट घरानों की नजर रेलवे की लैंडों पे है, जमीनों पे है। अब उस पे क्या बजट में क्या आता है, क्या रुख रहता है, क्योंकि अगर रोजमर्रे की चीजों के लिए जमीन बेच करके पैसे लिए जा रहे हैं, या तब तो भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि होना भी नहीं चाहिए कि तो अक्लमंदी भी नहीं होती है कि रोजमर्रे के खर्चे हम अपनी संपत्ति बेच के पूरी करें। रेलवे को आवश्यकता भी बहुत है एक्सपेंशन की, जनसंख्या हमारी बढ़ रही है, यात्री बढ़ रहे हैं, सुविधाएं चाहिए, सुरक्षा चाहिए, सेवा चाहिए, उसको किस तरह से बैलेंस बनाते हैं कल के रेलवे बजट के आने के बाद ही इस पे बात करेंगे। लेकिन हम सब मिला के ये कह रहे हैं कि एक रेलवे ऐसी धड़कन है जिससे सबको समायोजित करके चलने का मादा किसी रेल मंत्री को रखना पड़ता है। धड़कन तो है अखिलेश जी, लेकिन 30,000 करोड़ का घाटा आप छोड़ के गए हैं 10 साल में। 30,000 करोड़ का गड्ढा रेलवे के लिए, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। गड्ढे में भर के गए आप रेलवे को। वही जवाब दे रहा हूं, बहुत से चीज घाटा यदि है 10 साल में 8 साल प्रॉफिट पे भी चली है रेलवे, और काफी एक्सपेंशन भी रेलवे। वो तो लालू यादव जी के बजट को ममता बनर्जी ने बता दिया था, झूठ बोल रहे थे वो किस तरह से कहां पे ज्यादा पैसे खर्च हुए कि ये घाटा हमारा बढ़ा है पिछले 2 वर्षों में, ये हमारे पास उसके कोई जानकारी आंकड़े नहीं है।
लेकिन जब घाटा है तो कुछ घाटा अगर ये इससे कवर कर रहे हैं, कुछ सरकार को भी बियर करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को देखना होगा कि अल्टीमेट अगर हम रेल और तेल के दाम बढ़ेंगे तो उसका ओवरऑल महंगाई पे असर पड़ता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और रेलवे को गरीब के लिए भी एक स्थान होना चाहिए, उसकी जेब पे भी भार कम पड़े। मैंने आपको शुरू में ही कहा है कि सिर्फ इसको प्रॉफिट मेकिंग यूनिट समझ के रेलवे को नहीं चला जा सकता है, इसको एक बीच के रास्ते से चला जा सकता है। इसमें गवर्नमेंट का भी सपोर्ट फाइनेंशियली भी होना चाहिए और एक्सपेंशन के लिए नई योजनाओं को किस तरह से वो करते हैं जिस पर रेल के जो भाड़ा है या सुविधा है जनता के ऊपर उस पर भार न पड़े। मूल प्रश्न का जवाब आप टाल गए नलिन कोहली जी, क्या कांग्रेस ने इस हाल में पहुंचा दिया रेलवे को? नलिन जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है नलिन जी आवाज नहीं सुन पा रहे। संदीप अग्रवाल जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं। 30,000 करोड़ का घाटा, लालू जी कहते थे हमारी रेलवे जो है वो तो फायदे में है, ये फायदे से का एक 90,000 करोड़ का फायदा, ये उन्होंने आखिरी फिगर कोट किया था, ये फायदे से का एक घाटे में कैसे चली गई? साहब, मेरा ये कहना है कि ऐसा नहीं है कि फायदा बहुत ज्यादा था, मगर लोगों की आदत होती है, पॉलिटिशियंस बढ़ा चढ़ाकर अपने नंबर्स देते हैं। एक्चुअली रेलवे को जितना इन्वेस्टमेंट करना था वो इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पा रही। 1.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट रेलवे को करना है सिर्फ अपने नॉर्मल जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा करने के लिए, जिनमें से सिर्फ 15,000 करोड़ या उससे भी कम हर साल इन्वेस्ट होते हैं, 10% से भी कम। तो फायदा हो कैसे सकता है? जो 4 लाख रेलवे वैगन चला करती थी 1980 में, आज की डेट में सिर्फ 2,40,000 रेलवे वैगन चल रही हैं। जब इतना ज्यादा 60% 40% कम हो गया है रेलवे वैगन का चलना, वो क्यों कम हो गया है? क्योंकि रेल भाड़ा हमेशा बढ़ाते जाए और पैसेंजर भाड़े को कम करने के चक्कर में यह हुआ कि शायद इससे लोग खुश हो जाएंगे। लोग कैसे खुश होंगे? और नुकसान बढ़ते चले गए। उनको दबाने के लिए, ढकने के लिए नए नए तरीके ढूंढे गए, मगर जो भी तरीके ढूंढे गए, असल बात यह है कि 4 लाख से 2,40,000 रेलवे वैगन रह गई पिछले 25 साल में। और अगले सालों में अगर रेल भाड़ा इसी तरीके से बढ़ता रहा, फ्रेट ट्रैफिक, तो बहुत नुकसान होने वाला है। अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर जो चालू होगा उसकी वजह से रेल भाड़ा कम हुआ, तब जाके ऐसा समय आएगा कि रेलवे लाइंस प्रॉफिट देंगी और उस वक्त शायद पैसेंजर ट्रैफिक को सब्सिडाइज किया जा सकता है रेल फ्रेट ट्रैफिक से। आज की डेट में नहीं कर सकते। आज की डेट में नहीं कर सकते। मैं सीधे चलता हूं नलिन के पास। नलिन, अखिलेश प्रताप सिंह जी का यह कहना है कि अगर मनमोहन सरकार ने रेल का किराया बढ़ाने का प्रस्ताव दिया था तो मोदी सरकार के पास ये अधिकार था कि वो उस प्रस्ताव को टर्न डाउन कर देते, क्योंकि रेलवे एक सामाजिक जिम्मेदारी को निभाना भी रेलवे का काम है। आखिरकार प्रस्ताव को आगे बढ़ाकर, रेल किराया को बढ़ाकर महंगाई क्यों बढ़ाई एनडीए सरकार ने? ये सवाल उठा रहे हैं और ये सवाल जनता भी पूछ रही है। नहीं, मोदी जी ने चिट्ठी भी लिखी थी। मेरी आवाज अब आ रही है आप तक दीपक जी? बिल्कुल, मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था, ये सवाल जनता भी पूछ रही है। नहीं, मोदी जी ने चिट्ठी भी लिखी थी। मेरी आवाज अब आ रही है आप तक दीपक जी? बिल्कुल, मैंने पहले भी आपसे सवाल पूछा था। जी हाँ, मैं जानता हूं कुछ ऑडियो की दिक्कत थी। वैसे बड़ा अद्भुत रहा पूरा अपने अखिलेश जी का बयान। उन्होंने जिस रेलवे को दिल का धड़कन बताते 3 बार बोला उन्होंने, वो ये तो नहीं कबूल कर रहे थे कि उस बेचारे रेलवे को दिल का दोहरा भी हो गया है। और जब वो आईसीयू में पहुंच गए, जैसे अभी संदीप अग्रवाल जी बता रहे थे एक उदाहरण देते हुए, तो फिर वो आशा ये कर रहे थे थोड़ा सा बाम लगा के या एक बैंडेड लगा के रेलवे को दौड़ने लायक करा दिया जाए। आपने ये भी सवाल पूछा कि ममता बनर्जी ने लालू के बजट को गलत बोला और पिछले 2 साल के लॉसेस पे वो शांत हो गए। ये रेलवे की दुर्दशा है। कई एक्सपर्ट्स हैं आपके सामने जो बताएंगे कि आज रेलवे की सेफ्टी रिकॉर्ड्स के बारे में क्या चिंताएं हैं, सुविधाओं को लेकर आपने खुद जनता से सवाल पूछे हैं और वो हमने सुने। अब आ जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास विकल्प क्या थे। फैक्ट है ये निर्णय लिया गया था पुराना। ये भी सवाल उठाया जा सकता है कि हमने उसे आगे क्यों बढ़ाया। 8,000 9,000 करोड़ का फर्क पड़ता है जो 30,000 करोड़ का घाटा है।
तो इस विपरीत परिस्थिति में कि रेलवे मर ना जाए, उसको थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल गया। लेकिन ये ऐसे तो चल नहीं सकती, क्योंकि रेलवे के लिए एक नई सोच की अब आवश्यकता पड़ेगी, और वही उसका कुछ प्रमाण जो है या उसका कुछ संकेत जो है रेलवे बजट से दिखना शुरू हो जाएगा। जो एंटी गरीब या गरीब विरोधी बात अखिलेश जी कह रहे हैं, तो महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, ये सब गरीबों के खिलाफ ही जाती है ज्यादातर, और इसी पर मोदी जी चुनाव जीते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट है देश में ये सारी चीजें महत्वपूर्ण संख्या में हैं। अब इनको हटाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार को तो अभी 6 हफ्ते भी नहीं हुए, फिर भी हम कोई चुनौती से भाग नहीं रहे, और हम मानते हैं कि जो हम मेहनत करना शुरू किए, भारत सरकार जो है अच्छे परिणाम भी लाएंगी। 60 महीने मांगे मोदी जी ने बनाम 60 साल, तो हम तो 60 महीने के लिए ऑलरेडी काम पे लग गए। छोटा सा उदाहरण है, कम से कम मंत्रालय तो समय पर आज काम कर रहे हैं, और कम से कम सरकार में ऐसा भी नहीं है कि विकेंद्रीकरण हो गया हो सत्ता का, जैसे पहले था, तो निर्णयहीन भी नहीं होगी ये सरकार। रेलवे बजट कल से आएगा तो आपको इसके इशारे मिलेंगे। सेफ्टी, ट्रैक रिकॉर्ड, रोलिंग स्टॉक की इन्होंने बात की, कई क्या नए प्रकल्प करके, विकल्प करके, जैसे प्रदीप जी ने कहा कि आप प्राइवेट पार्टनरशिप को लेकर, जमीन को लेके, रेलवे की कई सुविधाएं हैं, क्या वहां पर प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट लाकर बिना गरीबों के हित को खराब करते हुए, ऐसा भी नहीं कि हम रेलवे से उसका जो एक सामाजिक रोल है उसको घटाएं, लेकिन फिर भी अगर रेलवे बचेगी नहीं तो सामाजिक रोल कहां से करेगी, और इसकी कहीं ना कहीं 10 साल एक लंबा समय होता है। कांग्रेस जितना मर्जी चाहे, 8 साल का बच्चा 18 का होकर वोटर हो गया था पिछले चुनाव में, 10 साल से भाग नहीं सकती। तब भी अभी बात करने का फायदा नहीं है, हमारा कार्यकाल शुरू हुआ है, हमारे कार्यकाल के चलते चलते आपको कई चीजें दिखेंगी, और मैं आशावादी हूं कि जरूर रेलवेज में बदलाव आएगा। नलिन, मैं आगे बढ़ूं, एक्सपर्ट्स के पास जाऊं, उससे पहले आप बुलेट ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, हाई स्पीड ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, सेमी स्पीड ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हाई स्पीड ट्रेन और सेमी स्पीड ट्रेन, ये दोनों जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का बजट है उसमें ऑलरेडी प्रस्तावित है और 2014 तक पूरा हो जाना था, जिसका एक ट्रायल रन आप आगरा में कर चुके हैं, तो आप इसका क्रेडिट मनमोहन सरकार को देंगे? देखिए, ऐसा है, बुलेट ट्रेन तो एक बिल्कुल नई परियोजना की बात हो रही है, और इसको भी मैं कहता हूं, जैसे अभी माता वैष्णो देवी जी के यहां पर जो स्टेशन बना है उसका उद्घाटन किया लाइन का, ये तो लंबा चलते आ रहा है। कुछ चीजें एनडीए के समय से बनी, कुछ यूपीए के समय से बनी, तो सरकार चलती है और हम किसी का क्रेडिट नहीं खींच रहे। लेकिन रेलवेज का ये दूसरा सत्य है कि जहां पर 1.5 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स है, वहां 15,000 करोड़ से कम है। आज कैश ऑपरेटिंग रेशियो जो रेलवेज का है 90 पे आ गया है, मतलब 90 और 100 के बीच में कोई फर्क नहीं है, उस लेवल पे आ गया है कि कोई रिजर्व्स तो है नहीं। अब आप जो बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, ये नए प्रोग्राम्स हैं, कई नए प्रोग्राम्स जो हैं, इसके लिए नए फंड्स की प्लान करनी पड़ेगी, क्योंकि रेलवेज के अंदर तो यहां पर इतना स्कोप अभी दिख नहीं रहा। रेलवेज के यही मतलब बेसिकली मैं कहना चाहता हूं कि रेलवेज के अंदर कई चीजें साथ साथ चलेंगी। कुछ पुरानी स्कीम्स को खत्म करेंगे, जो मतलब उन स्कीम्स में फायदा हो, कुछ पुरानी स्कीम्स जिससे रेलवे को फायदा नहीं हो रहा, समाज को भी फायदा नहीं हो रहा, उन स्कीम्स का रीओरिएंटेशन भी हो सकता है, उनको रिजेक्ट भी किया जा सकता है, कुछ नई स्कीम्स होंगी। लेकिन अंततः संस्था जो है मजबूत हो जाए, संस्था देश हित में काम करे, उसका श्रेय उसी को ही जाएगा जो संस्था को ठीक कर देगा। संस्था को ठीक कर देगा। ठीक करने की बात है अखिलेश जी, ये सवाल मेरा श्रीवास्तव जी से। श्रीवास्तव जी, कई सारी हमने घोषणाएं सुनी पिछले 10 साल में, और अखिलेश प्रताप सिंह जी इसको जरूर सुन रहे होंगे कि मॉडल रेलवे स्टेशन बनेंगे, वाईफाई की सुविधा मिलेगी, ट्रेन के अंदर चार्जर काम करेगा, एसी डिब्बों में तो लग गया लेकिन नॉर्मल कोचेस के अंदर नहीं है, साथ ही साथ जो रेलवे स्टेशन होगा वो एयरपोर्ट की तरह बन जाएगा। दिखा नहीं कुछ 10 साल के अंदर, ऐसा क्यों? देखिए, मूल प्रश्न ये है कि आपको अपनी सुविधाएं बढ़ाने के लिए, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, और पैसे की जरूरत अगर है तो आपका आधार यदि सशक्त नहीं है तो आप उस पैसे को लगा नहीं सकते हैं। अब मैं तो एक मूल प्रश्न की बात करता हूं कि सरकार को फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि आज से 40 साल पहले भी ये चीज साबित हो चुकी थी कि एनर्जी एफिशिएंसी में
रेलवे रोड सेक्टर से 6 गुनी बेहतर है और आज एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेलवे बेहतर है। तो क्या वजह है कि सन 50-51 के अंदर रेलवे का शेयर 90% था, जो घट के अब 30% रह गया है। और प्लानिंग कमीशन की जो एलोकेशंस होती हैं वो या तो रोड सेक्टर में ऑटोमोबाइल सेक्टर का प्रेशर ग्रुप होगा, जो भी होगा, उनको ज्यादा मिलता है और रेलवे को कम मिलता है। अगर पैसा नहीं होगा तो सुविधाएं कहां से आएंगी? तो आपने अपना 2020 तक का विजन प्लान भी दिया। विजन प्लान के अंदर आपने ये कहा कि मुझको 14 लाख करोड़ रुपए चाहिए 10 साल में अगले। इसके मतलब 1,40,000 करोड़ रुपए हर साल चाहिए। वो कहां से जुटेंगे? आपके आंतरिक संसाधन जो है वो मुश्किल से 5-7-8 हजार देते हैं। जो सरकार से बजटरी सपोर्ट मिलता है वो बढ़ के अब 24-25 हजार करोड़ हुआ है। प्राइवेट सेक्टर से जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन वाले हैं वहां से कुछ पैसा आ नहीं रहा है। तो आखिर आपको आप जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन जो फ्रेट से आप कर रहे हैं पैसेंजर को, तो वो गलत साबित हो रहा है। उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी सफर कर रहा है, क्योंकि आप ग्लोबली कम्पीट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपका फ्रेट और जगहों से, चाइना से, बांग्लादेश से और जगहों से ज्यादा महंगा है। जैसे कि अभी प्रदीप सिंह जी साहब ने कहा कि हमारे यहाँ पे जो पैसेंजर के किराए हैं वो बहुत कम हैं और जो फ्रेट के हैं, आप ताज्जुब की बात सोचिएगा कि हमारे फ्रेट के किराए अमेरिका से भी ज्यादा हैं, जो कि एक अजीब सी बात है। तो क्या वजह है कि हमको, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसेंजर के किराए पैसेंजर किराया बढ़ाने से 8-10 हजार रुपए आप, क्योंकि पैसेंजर के किराया जो है वो 43,000 करोड़ पैसा देते हैं, जबकि 94,000 करोड़ के करीब आपकी आमदनी जो है वो फ्रेट से होती है। तो उसका जो 14% है वही मिला के 5,000-6,000 करोड़ होता है। इसका 6% भी 5 करोड़ होता है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने एक मूलभूत सवाल कर लिया कि मैं फ्यूल सरचार्ज हर 6 महीने पे लागू करूंगा। वो अब तक हो नहीं रहा है और जहां जहां आपने 6% बढ़ाने की बात करी तो वो भी अगर नहीं लागू करें तो आखिर पे कमीशन एक और बैठ गया, 7वां पे कमीशन 1 जनवरी 16 से फिर रेलवे को धरातल में जाने के लिए एक वजह हो जाएगी। जब पे कमीशन आया है तब रेलवे का, क्योंकि रेलवे का 60% खर्चा जो है वो स्टाफ कॉस्ट है, स्टाफ कॉस्ट और पेंशन कॉस्ट है। तो उस पे अगर 20% खर्चा बढ़ जाता है पे कमीशन की वजह से, तो रेलवे उस समय फिर जाके उसका जो ऑपरेटिंग रेशियो है वो 70-80 से घट के वो बढ़ के फिर 90-95 में पहुंच। मैंने मानी आपकी बात, लेकिन क्या वाकई रेलवे की हालत इतनी खराब थी कि अगर 25 तारीख को किराए और भाड़ा नहीं बढ़ाया जाता तो रेलवे का चक्का जाम हो जाता? लगभग कमोबेश यही बात राज्यसभा के अंदर अरुण जेटली जी ने कही थी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि चक्का जाम, अभी भी देखिए सरप्लस है उसमें, मगर अगर आपको रेलवे को सस्टेन करना है तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी है जिससे कि आप मैन पावर रिड्यूस कर सकें, और सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है, तो पैसा लगाना पड़ेगा। आपने सुविधाओं की बात करी तो उसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा। हम एयरपोर्ट की तरह स्टेशन भी बना सकते हैं मगर पैसा लगेगा। पैसा कहां से आएगा? पैसा आने के लिए तो आपको अपने संसाधन इकट्ठे करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तो देख लिया गया पिछले 10 साल के अंदर कि प्राइवेट निवेश जो है वो रेलवे में नहीं आया। अभी भी एफडीआई की बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं कि कितना एफडीआई आएगा रेलवे के अंदर, क्योंकि रेलवे की एक मूलभूत समस्या ये है कि उसकी जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं वो लॉन्ग जेस्टेशन की प्रोजेक्ट है, उसमें अपफ्रंट सब पैसा लगाना पड़ता है, पैसा बहुत देर बाद उसमें वापस आता है, तो कोई बिजनेसमैन लगाना नहीं चाहता उसको। कोई बिजनेसमैन लगाना नहीं चाहता। लेकिन रेलवे के सामने सबसे बड़ा संकट स्पीड, स्किल और स्केल का है। मोदी साहब तीनों बात बार बार कहते हैं कि स्पीड, स्किल और स्केल जो है वो तीनों, स्पीड, स्किल और स्केल, ये तीनों एक साथ होना चाहिए। लेकिन सवाल है ये तीनों चीजें रेलवे में आएंगी कहां से, और इसके साथ साथ फंड्स कहां से आएंगे? कैसे रेलवे ट्रैक पर आएगी इतने निचुड़ने के बाद? देखिए, ये कहा जाता है कि रेलवे में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनको स्किल करना, उनके साथ में टूल एंड मशीनरी होना, ये तो एक बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाने से उन एम्प्लॉय का यूटिलाइजेशन होगा
कोई जॉब भी क्रिएट होना है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके लिए अगर पैसा जुटाना है तो बहुत मार्जिनल पैसा होता है जो कि स्किल डेवलपमेंट के लिए चाहिए। बाकी रेलवे को एक वायबल इकाई रहना है, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे सभी साथियों ने इस बारे में कहा है। और ये जो अमेरिका से हमारा फ्रेट का भाड़ा ज्यादा है, हमारा जो फ्रेट का भाड़ा है दुनिया में ऊंचाई में दूसरे नंबर पर है। ये ममता बनर्जी जी के व्हाइट पेपर में आज से 4 साल पहले कहा गया था, पर उसका हल क्या होगा ये बात अभी नहीं हो पाई है। उसमें मैन्युफैक्चरिंग पर क्या ज्यादा बोझ पड़ता है, ये जरूर है कि आम आदमी पर उसका इन्फ्लेशन में कोई दर्शाना संभव या कुछ इफेक्ट बहुत कम है। ये जो किराए बढ़ाए गए हैं, मैं तो ये कहूंगा इनकी जरूरत, क्योंकि 11 साल से बढ़ाए नहीं गए थे और जो सेकंड क्लास में तकरीबन 15-16 साल से ऑलमोस्ट नहीं बढ़ाए गए थे, तो इनकी जरूरत तो इतनी ज्यादा है। और ये जो आपको रेलवे का घाटा 30,000 करोड़ का खड्डा आप कह रहे हैं, रियलिटी में खड्डा और ज्यादा गहरा है, क्योंकि जो एलोकेशन है कि रेलवे की मुरम्मत के लिए, रेलवे की रिन्यूअल के लिए, उनके लिए जो एलोकेशन होनी चाहिए वो काफी नहीं हो पा रही है। ये जरूर है कि रेलवे पेंशन फंड के लिए पैसा प्रोवाइड करती है और पिछले 8 सालों में वो 7,500 करोड़ से 27,000 करोड़ हो गया है। पे कमीशन से जो वर्किंग एक्सपेंसेस बढ़े हैं, ये सब चीजों, और जो पिछले 8 सालों में या लालू जी के टाइम पर जो इनकम बढ़ी थी फ्रेट में पर्टिकुलरली, वो ज्यादा मतलब वजन ज्यादा करके बढ़ी थी। उसका एक तो कुछ स्कोप लिमिटेड फर्दर रह गया और जो कैपेसिटी जो है उसका कंस्ट्रेंट से जो रेलवे का अपना शेयर है मार्केट में वो बढ़ नहीं पाता। तो रेलवे को अपने एग्जिस्टिंग सिस्टम को मल्टीप्लाई कर देना तो इतना आसान नहीं है, सिर्फ कैपेसिटी उस तरह से जनरेट करना। उसी सिस्टम पर कैसे एवरेज स्पीड गुड्स ट्रेन की इंप्रूव हो, कैसे गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन में जो स्पीड का अंतर है वो कम हो, ताकि टोटल जो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। ये चीजें कोई भी जो कह रहा है वो चीज बिल्कुल ठीक है। और रेलवे को अपनी यूनिट कास्ट जो है अपनी ट्रांसपोर्टेशन की उसको कम करना है, क्योंकि फ्रेट बढ़ाते बढ़ाते उसको 26,000 या 30,000 करोड़ पैसेंजर का लॉस पूरा करते करते आप कह जरूर रहे हैं कि जी बाकी देशों में भी फ्रेट क्रॉस सब्सिडाइज करता है, पर हमारा जो भाड़ा है वो चाइना के कंपैरेटिवली डबल है और वहां पर पैसेंजर्स का किराया जो है वो ऑलमोस्ट तुलना करता है वो टन किलोमीटर से, पैसेंजर किलोमीटर और टन किलोमीटर का जो भाड़ा है बराबर है तकरीबन। और हमारे यहाँ वो रेशो जो है वो 3.68 हो चुकी है। तो ये चीजों को ठीक करना जरूरी है और रेलवे को वायबल रहना जरूरी है। नहीं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी दीजिए और सिर्फ सामाजिक ही काम करना है तो। बिल्कुल। अखिलेश जी, बीजेपी ने कह दिया कि आपके हिस्से का किराया तो बढ़ गया, क्या एनडीए के हिस्से का किराया भी कल बढ़ेगा? आपको उम्मीद की क्या है? दीपक जी, देखिए ज्ञान चक्षु कैसे दर्शन देना बदल जाते हैं या नए खुल जाते हैं। अब बता रहे हैं हमारे भाजपा के साथी कि आईसीयू में थी तो थोड़ा सा पट्टी मरहम करना पड़ता, बदल जाते हैं या नए खुल जाते हैं। अब बता रहे हैं हमारे भाजपा के साथी कि आईसीयू में थी तो थोड़ा सा पट्टी मरहम करना पड़ता है। जब पिछली सरकार बढ़ाने की बात करती थी तो मोदी जी और बीजेपी के लोग चिट्ठी लिखते थे कि बढ़ेगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और जब एक आध बार बढ़ा तो सड़क पर उतर करके चक्का जाम, रेलवे जाम कर देते थे। तब ये ज्ञान पता न था कि नहीं था, अब ये ज्ञान आ गया है जो ये बता रहे हैं। दूसरी बात जो बताया जा रहा है कि हर चीज का दोष पिछली कांग्रेस की सरकार को, तो ये भी सत्य है कि एक बीजेपी है जो राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, ईमानदार है, चरित्रवान है। इनके अलावा सारे लोग कुछ नहीं करते हैं, न किसी ने किया है और सिर्फ यही करेंगे। बाकी पिछले जमाने में कुछ नहीं हुआ है, सारी बुराइयां थी, अब ठीक करने आ गए हैं। ठीक है भाई, कर दो ठीक, जो ऑन रिकॉर्ड है, जनता देख रहे, उस पर सफाई देने की या कुछ कहने की हमें आवश्यकता नहीं है।
मंत्रालय काम करने लगे हैं, ऐसे काम करने लगे हैं कि अभी तक 60% मंत्रियों को अपना स्टाफ नहीं ले पाए हैं। मंत्री बनाने का विश्वास कर लिया, स्टाफ रखने का विश्वास पीएमओ का रखेगा, वो भी आप पैनल भेजेंगे, उसमें से टिक मारा जाएगा। तो जिस मंत्री को इतना भी अधिकार नहीं है, मंत्रालय क्या सुनेगा, वो आगे की जाने दें। रही बात रेलवे की, अब कल बजट आने दीजिए, क्योंकि जो कहते थे बहुत सी चीजें कही गई हैं और इस तरह से कही गई हैं कि ऐसा दमदार सक्षम नेतृत्व दल आएगा कि सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये परसेप्शन क्रिएट किया गया था, ये कहा जाता था कि ये इस तरह का जब नेतृत्व आएगा तो ये सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अब नेतृत्व आ गया है, कल से बजट शुरू हो रहे हैं, अब हम देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या ठीक होता है, उसके बाद ज्यादा बेहतर होगा कि हम और चीजों पे प्रकाश डाल पाएंगे। लेकिन एक बात हम लोग बार बार बोलते हैं कि अगर हम घाटे पे जा रहे हैं तो हमारा खर्चा रेलवे के अंदर कहां बढ़ा, कौन सी चीज जो हमारा ऑफिशियल रेलवे का जो जिसको या किसी भी संस्था का जो हमारा प्रशासनिक खर्च है या जो उससे रिलेटेड खर्च है, वो भी देखा, वो रिकॉर्ड हम लोग को आता नहीं है, वो भी एक महत्वपूर्ण अंग होता है कि वो पहले कितना था अब कितना हो रहा है, हमारा डैमेज कितना हो रहा है। तो इन सब चीजों को भी कंट्रोल करने की कुछ योजना है, कैसे है। व्यापक रेल मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है, बहुत सी चीजों से कंट्रोल किया जा सकता है खर्चे को, बहुत सी चीजों पे आगे अभी खर्चे करने हैं, उसके फंड के भी अरेंजमेंट के आपको सरकार के तरफ से। नहीं अखिलेश जी, अब बेसिक मुद्दे पर आ जाते हैं। माल भाड़ा तो बढ़ गया, महंगाई भी बढ़ गई है। बेसिक मुद्दा ये है कि रेलवे का भाड़ा तो बढ़ा लेकिन महंगाई भी बढ़ गई है। और मैं नलिन जी से बड़ा सीधा सवाल जब आप रेल और तेल बढ़ाएंगे तो इसका प्रभाव व्यापक से व्यापक क्षेत्रों पे पड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। और महंगाई कंट्रोल करने की बात की थी, 6 बैठकें कर चुके, कहते हैं प्रदेश कंट्रोल करे, प्रदेशों को दे दिया, जब मैं चिट्ठी लिख दी कि आप ईसी एक्ट लगाइए, आप छापे मारिए, आप फला करिए, अपने कुछ नहीं करना है, अपने सिर्फ दूसरे के ऊपर डाल देना है। गलत तथ्यों के साथ सूचना भी देते हैं। रविशंकर प्रसाद जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 4 पॉइंट बताए, उसमें बता दिए कि किसानों को अब ये छूट होगी कि अपने उपज को मंडी में न बेचें। किसान कहीं बाउंड नहीं है मंडी में बेचने को, भाई हम खुद किसान हैं, वो अपना किसान भाई लेकर के देश के किसी कोने में कुछ भी बेच सकता है। मंडी में तो वो इसलिए जाता है कि उसको बायर मिल जाते हैं। उन्होंने कह दिया कि हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बीपीएल और राशन पीडीएफ रिलीज कर रहे हैं। वो तो दिसंबर के पहले 35% एक्स्ट्रा दिया था, दिसंबर के बाद आगे की जो हमारी फूड सिक्योरिटी बिल है उसके लिए पॉलिसी बना रखी है कि इतना एक्स्ट्रा देना है। तो 2-3 जो तथ्य दिए थे वो भी भ्रामक दिए थे। आप फिक्स कर दीजिए कोटा। आपने 600 जगह रेड मारी, किस पे चालान हुआ? इनके अधिकारी बता रहे हैं कि भाई चालान हम कर ही सकते हैं, नियम ही नहीं है, क्योंकि हमने जो चालान किया है वो घटतौली में या इसमें किया है। होर्डिंग की लिमिट आप फिक्स कर दीजिए। प्रदेशों ने आपको कह दिया, प्रदेशों को जो अभी आपने खाद्य मंत्री की बैठक की दिल्ली में, उसमें आपने ब्रोशर बांट दिया कि महंगाई सिर्फ इसलिए बढ़ी है, महंगाई बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि नरेगा को से जो पैसा आया, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, बाइंग कैपेसिटी आदमी की बढ़ गई। नलिन से जवाब भी ले लेते हैं करके दे रहे हैं। नलिन से जवाब भी ले लेते हैं। नलिन, ये तो वही सब तर्क हुए जो यूपीए सरकार देती थी, आप भी वही तर्क दे रहे हैं। हाँ, गरीबी की वैसी परिभाषा आपने भी दे दी जैसी यूपीए सरकार ने दी थी। नहीं, ऐसी बात उसमें भी आ जाते हैं। ऐसा है, अंग्रेजी का तो फ्रेज है हंटिंग विद द हेज, रनिंग विद द हेज एंड हंटिंग विद द हाउंड्स। हिंदी में उसका अर्थ निकलता है चित मैं जीता पता आप हारे। तो अखिलेश जी का तो मैंने पहले ही कहा था, अद्भुत है। उन्होंने जितनी बातें आज कही, कल आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी, आइडेंटिकल कल ये बोलेंगे। उन्होंने ज्ञान चक्षु की बातें कही, तो अगर यदि मैं मान लूं हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए तो आपको तो खुश होना चाहिए। अखिलेश जी, आप विरोध क्यों कर रहे हैं भाई? या तो आप जो है अज्ञानी बनना चाहते हैं हमारे ज्ञान चक्षु खोलने के बाद, तो छोड़ देते हैं इसको। असली विषय क्या है? विषय ये है कि आज देश को शासन की आवश्यकता है, नहीं तो ये रेलवे भी हालत नहीं खराब होती। अब आ जाते एक एक करके। आपने जो प्रश्न पूछा कि हमने कुछ किया नहीं है, ऐसी बात तो है नहीं। भारत सरकार में लगातार हम लोग कहते आए हैं पिछले कई वर्षों से
कि अगर महंगाई को डील करना है, महंगाई के विषय को सप्लाई साइड मैनेजमेंट को ठीक करना पड़ेगा, सिर्फ पैसे को या मॉनेटरी टारगेट से नहीं हो पाएगा। तो सप्लाई साइड ठीक करने के लिए कई अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी, जिसका मतलब क्या हुआ, पर हेक्टेयर यील्ड आपको बढ़ाना पड़ेगा। मैनेजमेंट जैसे फ्रेट कॉरिडोर की बात कर रही है सरकार की, सब्जियां जो है एक फ्रेट कॉरिडोर में कैसे मूव करे। यदि कोल्ड स्टोरेज की बात करते हैं तो उदाहरण के लिए कई राज्य ऐसे हैं, भाजपा शासित नहीं लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बिजली नहीं है, तो कोल्ड स्टोरेज क्या काम करेंगे जहां बिजली ही नहीं है। तो अलग अलग विषय होते हैं, लेकिन सब सप्लाई साइड मैनेजमेंट से जुड़े हैं। अखिलेश जी ने सही कहा, किसान तो कहीं भी बेच सकता है, लेकिन एपीएमसी को जरा ध्यान से पढ़िए तो किसान को दिक्कत नहीं आएगी। जो खरीदार है, जो मंडी से बाहर खरीदता है, उस पर कार्रवाई जरूर होगी। तो इसीलिए आप में जाकर एक एक किलो अगर आलू प्याज खरीद के आ जाए तो कुछ होगा नहीं, लेकिन कोई व्यक्ति जाकर आउटसाइड दी एपीएमसी पूरा फसल खरीदने का प्रयास करेगा तो उसको दिक्कत आ सकती है, उसमें कार्रवाई हो जाती है। तो इसीलिए तथ्यों पे ही हम बात करेंगे, तो इसीलिए डीलिस्टिंग की बात हुई है। तो ये सारे विषय जो है ये है, इसमें कई चीज जो है, जैसे अरुण जी ने कहा, इससे पहले 2 बार कह चुके, जुलाई से लेकर दिसंबर और खासकर जुलाई से सितंबर के बीच में साइकिल चल रहा है। लेकिन क्या 10 साल में यह साइकिल टूट नहीं सकता था? यह सत्य है कि भारत में मानसून 10 साल से लगातार अच्छा आ रहा है, तो इसीलिए इसमें भाग भी नहीं सकते कि मानसून की वजह से हम लोग की दिक्कत आ रही है। इस साल आशंका है, प्रार्थना हमारी अभी भी जारी है कि ऐसा ना हो। तो ऐसा है दीपक जी, कांग्रेस कुछ भी कहे, हम तो काम करने आए हैं, हम तो काम करेंगे और हम जानते हैं कि इन चुनौतियों को स्वीकारते हुए कहेंगे परिणाम लाएंगे। जब परिणाम लाएंगे 60 साल लेकिन नलिन जी आज दिल्ली में मैंने एक बोर्ड देखा, तो जनता के पास 60 साल का मॉडल 60 महीने का होगा। नलिन जी मैंने आज दिल्ली में एक बोर्ड देखा, पड़ने लगी महंगाई की मार, लो आ गई मोदी सरकार। ऐसे बोर्ड पहले दिल्ली में नहीं लगते थे। पड़ने लगी महंगाई की मार, लो आ गई मोदी सरकार। और लगेंगे, और ये हाँ, और मैं इसी पे एक लाइन आपको जोड़ देता हूं, जो महंगाई वाली बात की। आप ही के रिपोर्ट में एक व्यक्ति ने कहा, जो साधारण रेल यात्रा कर रहा है, कह रहा खाना बेकार है, अब चाहे 5-7-10% बढ़ा दीजिए लेकिन सुविधाएं तो दीजिए। फर्क क्या है पिछली कांग्रेस सोनिया मनमोहन की सरकार और अब मोदी जी की सरकार में? पिछली सरकार काम नहीं कर रही थी, जनता पे अपने कुशासन का पूरा भार डाल रही थी। महंगाई है, इस सरकार ने काम शुरू कर दिया है। ठीक है, मानते हैं महंगाई चुनौती है, लेकिन जब परिणाम अच्छे आएंगे तो जनता भी हमारे साथ होगी। लेकिन क्या अभी तो आपने गड्ढा भरने के लिए किराए बढ़ाए हैं, लेकिन क्या सुविधाएं बढ़ पाएंगी? ये तो उनका अधिकार है। क्या कहें? सॉरी, अभी तो आपने गड्ढा भरने के लिए किराए बढ़ाए हैं, लेकिन क्या सुविधाएं बढ़ पाएंगी? देखिए दीपक जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। गड्ढा अपनी जगह होता है और विस्तार करना और नई चीजें लाना अपनी जगह होती है। हर चीज के लिए सोच की आवश्यकता होती है। उदाहरण जैसे सोलर एनर्जी, मैं गुजरात का एक उदाहरण दे रहा हूं। कनाल के ऊपर में सोलर पैनल लगे, 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ। कनाल पे सोलर पैनल लगे तो जमीन जो है, उपजाऊ जमीन जाती नहीं है और कनाल से पानी जो है उतना इवेपोरेट नहीं होता, पानी की भी बचत होती है। वैसे ही रेलवेज में विकल्प हो सकते हैं। अगर आप एक अच्छी मंशा से नवीन सोच लाए तो कई चीजें किए जा सकते हैं बिना जनता पर भार डाले हुए। रेलवे का किराए का जो लेकर विषय था, ये तो इमरजेंसी में जो हो रहा है, लेकिन ये मॉडल चल नहीं सकता कि आप किराया बढ़ाते जाइए और साथ में रेलवे इनएफिशिएंट होती गई। रेलवे को भी एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। अभी शायद एक आपके विशेषज्ञ ने सही बात कही, भाई जब रेलवे में लोग हैं, उनके स्किल्स को आप करेंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो उनकी भी तो आप एक्सपेंशन साथ साथ करेंगे। रेलवे का उसकी कार्यशैली को बढ़ाएंगे और मतलब उसकी एक्सपेंशन करेंगे, तो लोगों की जो आज रेलवे में लोग ज्यादा कहे जाते हैं वो स्प्रेड आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर रेलवे ही सुकड़ रही है, 4 लाख रोलिंग स्टॉक अगर 2,40,000 पे आ गई है, तो भार जो है पेंशन का और वेजेस का ज्यादा बढ़ जाएगा। ये मैनेजमेंट की बातें हैं, किया जा सकता है। करने की नियति चाहिए, करने की नीति चाहिए, और दोनों मोदी जी की सरकार करके दिखाएगी। दोनों करके दिखाएगी। नलिन, सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछता हूं, मोदी जी की सरकार कब से कंफर्म टिकट दिलाना शुरू कर देगी रेलवे का?
दीपक जी, थोड़ा दुख के साथ और हंसते हुए कह रहा हूं, मैंने ये सवाल अपने एक रेलवे के अफसर हैं, मित्र हैं, उनसे पूछा था आज से 1.5 साल पहले। मैंने कहा मुझे बताओ कौन सा सिस्टम है कि गारंटी आपको रेलवे का टिकट दिला सकता है? तो वो हंसते हुए बोले, भगवान की प्रार्थना। यही तो बदलना है, अब इंसानों की सरकार के माध्यम से ये भी संभव कराना है। ये भी संभव कराना है। प्रदीप सिंह जी, संभव हो पाएगा कभी? देखिए, अभी तो बहुत दूर की कौड़ी लगती है। देखिए, दोनों सरकारों में अभी, हालांकि इस सरकार को आए 1.25 महीना ही हुआ है, तो बहुत ज्यादा तुलना करना ठीक नहीं है, लेकिन एक बात समझ में आ रही है अभी तक की बातों से कि दोनों को पता है कि समस्या क्या है। दोनों ने रोग का निदान तो खोज लिया है, कि डायग्नोसिस कर ली कि ये बीमारी है। पिछली सरकार ने 10 साल में उसका कोई इलाज नहीं किया। ये सरकार कह रही कि हम इलाज करेंगे। तो अब ये तो भविष्य की बात है कि इलाज करेंगे, ठीक कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन करने का इरादा अभी दिखा रही है। आगे आने वाले समय में पता चलेगा कर पाते हैं कि नहीं। कंफर्म टिकट मिलेगा सर? ये तो डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है। आपको अगर पैसे किसी ट्रेन में कभी नहीं मिलता सर, किसी ट्रेन में कभी नहीं मिलता। प्रॉब्लम तो ये है, इसीलिए तो कंप्यूटराइजेशन शुरू किया गया था, मगर उसके अंदर के लिए होता था। कंप्यूटराइजेशन इसीलिए शुरू किया गया था, मगर फिर भी नहीं मिला। साहब, कभी मिल पाएगा कंफर्म टिकट? तो संजय ट्रैवल जो है बहुत सस्ता है, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो संजय ट्रैवल को रियल प्राइसिंग करेंगे, कोई डिमांड भी कंट्रोल होगा और सप्लाई रेलवे बढ़ाएगी, तो शायद जल्दी संभव ये हो पाएगा। रियल प्राइसिंग तो देखिए वो बड़ा संकट वाला मामला है। आप देखिए, खासतौर से सबर्बन जो ट्रैफिक है उसमें आपके डेली वेजेस के लोग चलते हैं। आपके लेबर फोर्स का 90% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। उसको कोई डीए नहीं मिलता, उसको कोई पेंशन नहीं मिलती, उसको कोई मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता। उसके लिए अगर आप किराया भी बढ़ा देंगे तो चलेगा कैसे? अपने रोजगार जहां उसको मिलना है वहां तक पहुंचेगा कैसे? केवल कॉर्पोरेट की तरह से सोचने पर सोचकर कि पैसा हम जितना खर्च हो रहा है उतना वसूल लें यात्री से, ये नहीं चलेगा। ये हर वर्ग की जरूरत को ध्यान में रखकर देना पड़ेगा। आप किराया बढ़ा दीजिए, सवाल ये है कि अगर उसकी पेइंग कैपेसिटी ही नहीं है, वो कैसे वो उस किराए को देगा? तो अगर नहीं चलेगा तो एक तरह का अनरेस्ट सोसाइटी में पैदा होगा। तो सरकार को इस वर्ग के प्रति निश्चित रूप से सेंसिटिव होना चाहिए। उसको एक संतुलन बनाना पड़ेगा कि कैसे सबको साधा जा सके। जिनकी जरूरत ऐसी है उनके लिए सहूलियत, जिनसे लिया जा सकता है पैसा उनसे कुछ ज्यादा लिया जाए। ये समस्या जो है पूरे संसार में है कि जो सबर्बन ट्रैफिक है उसके अंदर आप जो है आदमी कामगार जो है उससे उतना पैसा नहीं ले सकते। तो इसीलिए ज्यादातर सरकारें जो विदेश में हैं वो सब्सिडाइज करती हैं सबर्बन सर्विसेज को, उनको पैसा देती। रेलवे को कुछ नहीं नुकसान होगा अगर सरकार उनको पैसा देती रहेगी, उसको सब्सिडाइज करती रहेगी, सब्सिडाइज करते रहेगी। संदीप जी, कब मिलेगा कंफर्म टिकट? साहब, जैसे मैंने अभी हमारे दोस्त लोगों ने भी कहा, सबसे जरूरी बात यह है कि ठीक है, जो लोग बहुत गरीब हैं और जो बिल्कुल मध्यम वर्ग से भी नीचे हैं उनके लिए सब्सिडी हमेशा रहेगी और होनी भी चाहिए। मगर जैसे सब्सिडी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लोग और दूर जाने लगते हैं। कुछ साल पहले, 100 साल पहले शायद लोग अपने घर से सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर दूर तक काम पे जाया करते थे। धीरे धीरे रेलवे लाइनें आई, लोग 4 से 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक जाने लगे। आज की डेट में लोग 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर तक काम पे जाते हैं। अच्छी बात है, लोगों को रोजगार मिल रहा है इससे, मगर किस कॉस्ट पे मिल रहा है, वो कॉस्ट कौन भुगत रहा है, वो कॉस्ट पॉसिबल है भुगतती कि नहीं है, ये सब बातों को सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात, अल्टीमेटली अगर जो रोजगार लेने जा रहे हैं वो कॉस्ट पॉसिबल है भुगतती कि नहीं है, ये सब बातों को सोचना पड़ेगा। और दूसरी बात, अल्टीमेटली अगर जो रोजगार लेने जा रहे हैं उनको दूर जाना पड़ता है और वो ट्रेन की भाड़े महंगे होते हैं, तो चाहे वो किसी भी किस्म का कारीगर हो, उसको तनख्वाह ज्यादा देनी ही पड़ती है। कोई भी कंपनी कम दे के काम करा ही नहीं सकती, क्योंकि वो सामने वाला डिमांड करता है, ज्यादा डिमांड करता है। तो वो पॉसिबल है। सारे देश का भार रेलवे नहीं उठा सकती, सबको मिल बांट के उठाना पड़ेगा। नलिन, बड़े सारे सवाल हैं। अच्छा खाना, साफ सफाई, अच्छे प्लेटफॉर्म, वाईफाई की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा,
मॉडल स्टेशंस, एयरपोर्ट की तरह स्टेशंस, वहां पर गंदगी ना होना, ट्रेन के डब्बे साफ सुथरे होना, टाइम पर रिजर्वेशन मिलना, टाइम पर खाना मिलना, अच्छा खाना मिलना, ये जो तमाम पैसेंजर एम्यूनिटीज हैं जिनके लिए, और अच्छी सेफ्टी मिलना, रेल के अंदर ट्रैक्स का बढ़िया होना, हाई स्पीड, सेमी स्पीड, बुलेट ट्रेन चलना, इन सब आकांक्षाओं को मोदी सरकार क्या पूरा कर पाएगी? और कल के बजट में देखने को मिलेगा क्या? कल के बजट से शुरुआत दिख सकती है। एक बजट में हर चीज संभव नहीं हो सकता। 5 रेलवे बजट आएंगे इस सरकार के। दूसरी बात जो आपने बातें कही, ये आकांक्षाएं कब तक जो है अधूरी रह सकती हैं, बहुत लंबी अधूरी रही हैं। आप देख लीजिए इस पैनल पे हम सब जो है टिकट कॉन्फर्मेशन की बात कर रहे थे, कई अच्छी बातें आई, लेकिन हम लोग विदेश अगर जाते हैं तो रेलवे में इसलिए जाते हैं क्योंकि टिकट भी मिल जाती है और रेलवे का अपना एक सफर की खूबसूरती भी है। मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा, मोदी जी जब सरकार बन रही थी तो उन्होंने 3 बातें कही थी और वही महत्वपूर्ण है जो रेलवे पे भी लागू है। उन्होंने कहा यह सरकार गरीबों की सरकार है, क्योंकि गरीब और कहां जाएगा, सरकार से ही उम्मीद रखेगा वो हर चीज के लिए, तो रेलवे उसको अच्छे रूप से दिखाती है। जो देश के असली गरीब लोग हैं, अति गरीब लोग हैं, उनके लिए रेलवे अति महत्वपूर्ण है। दूसरी बात उन्होंने कहा था महिलाओं के लिए, आपके भी पैकेज में एक महिला जो है सुविधा की बात कह रही थी और कह रही थी मैं डिटीरियोरेट देख रही हूं। बेसिकली सेफ्टी, सिक्योरिटी वो सारे उससे आते। और तीसरी बात उन्होंने कहा था युवाओं की, युवा मतलब आकांक्षा, कि उनकी आंखों के सामने जो वो आकांक्षा रखते हैं कि भारत एक विकसित देश की तरह उसमें सुविधाएं मिले, उनको नौकरियां मिले लेकिन सुविधाएं मिले, ये रेलवे की एक हमारी अपनी सोच है। प्रदीप जी ने जो बात कही वो फेयर है कि अभी हम बात करें, मंशा की बात करें, ये तो सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड हमारा बताएगा जी, तो हम लोग उस चुनौती पर आगे बढ़ रहे हैं। बाकी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे लिए बोलेगा। यही मोदी सरकार के अच्छे दिन आने वाले का वादा है। चलिए, अच्छे दिन आएंगे कि नहीं, लेकिन अच्छे दिन का बजट और रेलवे का बजट जरूर देखिए आप इंडिया न्यूज पर। कल रेल बजट की महा कवरेज सुबह 10 बजे से लगातार, बल्कि आप सुबह 7 बजे से लगातार देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज पर। अभी फिलहाल के लिए इतना ही हमारी बड़ी बहस में, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार